हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए हैं क्योंकि ये आपके एसएससी लेवल के एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और आपके डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और मशीन डिजाइन में इन क्वेश्चंस को हर साल पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमारे जो स्टैंडर्ड है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा। जिन लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब जब हम यहां पर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, मानक की बात कर रहे हैं, तो जब मानक की बात कर हो रही है तो हमने दो चीज पढ़ी थी, कोड और स्टैंडर्ड। किसी काम को क्या काम करना है, कोड कैसे करना है, स्टैंडर्ड। तो दो चीजें थी। अब इसके टाइप्स हैं, तो इसके तीन टाइप हैं बच्चों। बेसिकली कितने टाइप्स हैं? तीन प्रकार। कितने प्रकार हैं इसके? तीन प्रकार है। पहला पहला है कंपनी मानक, कंपनी स्टैंडर्ड। कंपनी स्टैंडर्ड यानी कि किसी फर्म के बेसिस पे स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जा रहा है। अभी डीपली पढ़ेंगे इसको। अभी तीन आप याद करिए। पहला कंपनी, तो पहला लेवल कौन सा हो गया? कंपनी स्टैंडर्ड। पहला हो गया कंपनी स्टैंडर्ड। नोट्स आप बाद में बना सकते हैं देख करके, आराम से लेक्चर को रिपीट करके नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नेशनल स्टैंडर्ड, यहां पे दिख रहा है ना आपको, नेशनल स्टैंडर्ड बच्चों, यानी कि राष्ट्रीय स्टैंडर्ड, जैसे बीआईएस, बीआईएस पढ़ा था ना हमने वो। तीसरा इंटरनेशनल, तो तीसरा कौन सा हो गया? इंटरनेशनल। तो अभी आपको यह पता चला कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो तीन प्रकार के हैं। पहला कंपनी, दूसरा नेशनल और तीसरा इंटरनेशनल। कंपनी, नेशनल, इंटरनेशनल। जैसे हमारा हो गया स्टेट, फिर पहले हो गया क्या? सिटी, सिटी हो गया, स्टेट, फिर नेशनल लेवल की बात हो जाती है ना। तो इससे ऐसी अगर हम स्टेट से शुरू करें तो स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो समझ लीजिए ये स्टेट है, ये नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो छोटे लेवल पे बात हो रही है। कंपनी स्टैंडर्ड, तो किसी कंपनी के जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उनकी बात इसमें हम करेंगे। नेशनल जो देश के स्टैंडर्ड्स हैं, देश के मानक है, और इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया मानती है, वो कौन से मानक है। ठीक है, देखो कंपनी स्टैंडर्ड कौन से हैं, सबसे पहले ये पढ़ो कंपनी स्टैंडर्ड कौन से हैं। तो कंपनी स्टैंडर्ड वो है, दीज स्टैंडर्ड आर डिफाइंड और एस्टेब्लिश्ड बाय अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर देयर यूज। तो वो स्टैंडर्ड, कंपनी स्टैंडर्ड कौन से हैं बच्चों? वो स्टैंडर्ड जो कोई कंपनी या फिर बहुत सारी कंपनियां मिलकर के बनाती हैं, उसको हम कंपनी स्टैंडर्ड या कंपनी मानक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? कंपनी स्टैंडर्ड क्या है? वो मानक है जिसको एक कंपनी या बहुत सारी कंपनीज मिलकर के बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंपनी स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो दीज स्टैंडर्ड आर डिफाइंड और एस्टेब्लिश्ड बाय अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इज नोन एज कंपनी स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद भी हो रहा होगा साथ साथ। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चा, जो आप सुन करके याद आती हैं आपको कि सर ने कभी पढ़ाया था, उसी को लिख देते हैं। तो यार ठीक है ना, 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर भी वहां मिल रहे हैं, 1.5 नंबर मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है, तो उसी में खुश रहो। तो ये मानक किसी कंपनी या कंपनी के समूह द्वारा उनके प्रयोगों के लिए परिभाषित या स्थापित किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको कंपनी मानक या कंपनी स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय मानक है। अब राष्ट्रीय मानक में कौन सा मानक है जो हमारा इस्तेमाल होता है? बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी जो फुल फॉर्म है सबको याद होनी चाहिए। बीआईएस कहीं भी पूछ लेता है बच्चों, बीआईएस, और बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा बीआईएस। ठीक है, आईएसओ, आईएसआई, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
तो दीज स्टैंडर्ड आर डिफाइंड और एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी और जनरली फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। तो जिसको पूरी कंट्री इस्तेमाल कर रही है वो कौन से स्टैंडर्ड हैं? वो नेशनल स्टैंडर्ड है, हमारे राष्ट्रीय मानक है। ये मानक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था द्वारा परिभाषित या स्थापित किए जाते हैं तथा प्राय पूरे देश में उनका अनुपालन किया जाता है। जैसे भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। लास्ट लेवल है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानक। अब देखो, these standards are defined or established by apex body of the international level। तो जो apex bodies होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टैंडर्ड डिसाइड करती हैं, ठीक है, उन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया। कौन से स्टैंडर्ड है वो? आईएसओ। आईएसओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी ना आईएसओ की फुल फॉर्म। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर आईएसओ की फुल फॉर्म ये होती है। मैं समझूंगा हाँ, एक भी बच्चे ने अच्छे से लेक्चर देखा है तो, बिना चीटिंग किए, ठीक है, गूगल पे सर्च मत करने लग जाना फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ। तो ये मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था द्वारा परिभाषित या स्थापित किए जाते हैं तथा प्राय पूरे विश्व में उनका अनुपालन किया जाता है। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतरराष्ट्रीय मानक बोला जाता है। तो यहां पर ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम मटेरियल सिलेक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो यहां से बच्चों इस चैप्टर का थर्ड पार्ट फिनिश भी हो जाता है और यहीं से इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि लास्ट पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं हम और इसी लेक्चर में इस पार्ट को भी हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश। अब देखिए, जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन मशीन डिजाइन। तो मशीन डिजाइन में पदार्थों का चयन, पदार्थों का चयन यानी कि मटेरियल का जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है ना। सिंपल, बहुत आसान है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई मटेरियल चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात हो गई, कोड की बात हो गई, स्ट्रेस की बात हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, है ना। बातें तो हैं और क्या है, सिंपल, पढ़ाई को एक इंजॉय किया करो, ठीक है ना। जितना ज्यादा पढ़ाई को अपने ऊपर हावी करोगे ना उतनी ज्यादा हावी हो जाएगी। तो हमेशा इंजॉय करो पढ़ाई को। अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, ऐसे देखो यार बातें कर रहे हैं हम लोग, सच में बातें कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोई मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी पार्ट बना रहे हैं। अब हमें, आपको और मुझे दोनों को मिलकर के हमें उस पार्ट के लिए कोई मटेरियल को चूज करना है। कोई भी एक हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है हमारा ये। अब हमें इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें एक मटेरियल चूज करना है, कोई भी पदार्थ चूज करना है ताकि हम इसको बना सकें। अभी तो आप इसे वर्चुअली देख रहे हैं, ये रियल है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कुछ बातों का ध्यान रखा और उससे हमने जो पार्ट है हमारा उसको बना लिया। देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट और कंपोनेंट, द सिलेक्टेड मटेरियल शुड हैव द एबिलिटी टू बियर द काउंटर फोर्सेस जनरेटेड अंडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो सबसे पहले बच्चों में यह पता होना चाहिए कि जो भी पार्ट हम बना रहे हैं उसमें किस किस प्रकार की फोर्सेस लगने वाली है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किस किस प्रकार की फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगी। उसमें वर्टिकल फोर्सेस लगेंगी या उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगी, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज हमने कोई हथौड़ा बनाया, हैमर बनाया, और हमने उसको लोहे को पीटने के लिए बनाया ताकि हम लोहे को चपटा कर सकें, इसलिए बनाया। अब हमने जैसे ही हथौड़ा लोहे पर मारा
तो लोहा तो चपटा हुआ नहीं, हमारा हथौड़ा ही चपटा हो गया। तो क्या होगा कि हमने सही मटेरियल का चयन नहीं किया था, हमने सही पदार्थ चुना ही नहीं। तो क्या हुआ, हमारा जो हैमर था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। हमने ये चीज सोची नहीं कि इसको हमें इतने हार्ड मटेरियल से बनाना है कि हम किसी चीज पे मारे तो वो चपटी हो, ना कि हमारा हैमर, हमारा हथौड़ा। ठीक है, देखो, पुर्जे या अवयव के लिए निश्चित आकृति व आकार के अनुसार इस पर लगने वाले बलों के अंतर्गत उत्पन्न प्रतिबलों को सहन करने की क्षमता चयनित पदार्थ में होनी चाहिए। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, दूसरा पॉइंट, द सेलेक्टेड मटेरियल शुड हैव द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप in the conditions created when the part or component is in operation। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी आपका पार्ट है, जब वो अपने ऑपरेशन वाली प्रोसेस में है, जब वो वहां लगा हुआ है कि जहां पर उसकी जरूरत है, तो वो ना तो फैले, ना टूटे, ना फटे, ना उसमें क्रैक आए, उसमें किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं होना चाहिए। जैसे गाड़ी के जंपिंग रॉड बुश, लिंक रॉड बुश, तो अगर ये बुश ही कट जाए गाड़ी के और तुरंत कटते रहे तो क्या होगा, गाड़ी की कभी आवाज जाएगी नहीं, गाड़ी के अंदर से चू चू की आवाज आती रहेगी। ठीक है, खटपट होती रहेगी कुछ ना कुछ। तो क्या होगा कि हमें जो ड्राइवर है उसको डिस्ट्रैक्शन होगी, डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए हम जो भी मटेरियल चूज करें वो ऐसा हो कि ना तो वो एकदम फैले, ना कटे, ना फटे। ठीक है, पुर्जे या अवयव के कार्यशील होने पर उत्पन्न दशाओं के अपनी आकृति को बनाए रखने की क्षमता चयनित पदार्थ में होनी चाहिए। तो वो इतना सहन कर सके, इतनी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, द मटेरियल सेलेक्टेड शुड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, शॉक टॉलरेंस एक्सेट्रा। तो जो भी पार्ट, जो भी मटेरियल आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो चयनित पदार्थ में आवश्यकता अनुसार घिसन प्रतिरोधी, कठोरता, झटकों को सहन करने इत्यादि के गुण मौजूद होने चाहिए। जैसे किसी भी गाड़ी का कोई शॉकर, कोई भी शॉकर अगर वो गाड़ी में लगा हुआ है तो ऐसा ना हो कि 4 लोग उसमें बैठे, वो पूरा दबा और उसके बाद वो वापस आया ही नहीं, तो गाड़ी का सस्पेंशन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जो मटेरियल था वो उस लायक नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। शॉक एब्जॉर्बर की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेलेक्टेड सब्सटेंस शुड बी रेडिली अवेलेबल। ठीक है, तो चयनित पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो जो हमें एक बार तो इस्तेमाल कर लें, दूसरी बार मिले ही ना। ठीक है, लास्ट, द वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड सब्सटेंस मस्ट बी लेस। तो जो उसकी मूल्य होना चाहिए वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा ना हो कि कोई उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, आपने उस मटेरियल का वो पार्ट बना दिया है। तो इन बातों का सब आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्राइटेरियन फॉर मटेरियल सिलेक्शन। तो कौन कौन सी वो सीमाएं हैं, ठीक है, जिनका हमें, कौन कौन से वो सिद्धांत है जिनका हमें याद रखना होता है जब हम किसी मटेरियल को चूज करते हैं, किसी भी मटेरियल को। ठीक है, तो पहला जो है वो है डिफाइन द मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कोई मटेरियल क्यों चाहिए, हमें उससे बनाना क्या है। सपोज बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई यहां पर पेंसिल बनानी है। अब आप मटेरियल सोचना शुरू करिए, दिमाग में पदार्थ सोचने शुरू करिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेंसिल, पेन, की, चेयर, सोच रहे हैं, स्प्रिंग, दिमाग में आ रहे हैं मटेरियल, कार, मार्कर, समझ में आ रहा है, बेड, सोफा, पेंसिल बॉक्स, बुक। तो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि अगर मैं पेंसिल बोल रहा हूं तो मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूं, लकड़ी की, पेन प्लास्टिक, की
लोहे की भी हो सकती है, चेयर प्लास्टिक की भी और लोहे की भी हो सकती है, स्प्रिंग लोहे का ही होगा, कार लोहे की, मार्कर प्लास्टिक का, बेड वुड का, सोफा वुड का, पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक का, बुक पेपर की। पेपर किससे आता है, किससे आता है, वुड से ही आता है। तो हमें यह पता चल रहा है कि एक जो भी हमारा मटेरियल है, हम सोच पा रहे हैं कि उसका काम क्या है। अब यहां पे बुक आप लोहे की बना करके क्या करोगे, किसी के सर पर मारोगे, नहीं, हमें क्या करना है, उसे सिर्फ पढ़ना है, आप नहीं तो उठा भी नहीं पाओगे उसको, है ना, तो वो हल्की भी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम पदार्थ के गुणों तथा उत्पाद द्वारा पूर्ण किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पदार्थ से अपेक्षाओं की सूची तैयार कर ली जाती है। अंग भार में हल्का हो, रख रखाव का खर्च कम हो, सत्य परिष्कृति वाला हो तथा सस्ता हो, यदि आदि प्रमुख वांछित गुण हो। ठीक है, तो जो है लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो उसकी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो, एक्यूरेसी हो, सेफ्टी हो, लेस नॉइस हो, गुड एफिशिएंसी हो। तो ये सारी चीजें देख के क्या करते हैं, हम एक मटेरियल को चूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, फाइंड पॉसिबल मटेरियल्स। तो जो संभावित पदार्थ हैं जो हमें मिल सकते हैं वही ढूंढो। कुछ ऐसा मत सोचो कि मैं तो कोई ऐसा मटेरियल ढूंढूंगा तब उसको उससे कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, पता चला आपकी जिंदगी मटेरियल ढूंढने में निकल गई, आपने प्रोडक्ट बनाया नहीं। ठीक है, तो पदार्थ की अपेक्षाओं के आधार पर कई पदार्थों के नाम पर विचार किया जाता है। उन संभावित पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटते हैं जो लगभग सभी पदार्थ अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं। इजी ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉन्गर सर्विस लाइफ हो, दो चीजें इसमें ध्यान रखी जाती हैं। मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत ही दूर जाकर के आपका मिल रहा है तो इतने का आपका प्रोडक्ट नहीं जितना आप ट्रांसपोर्ट में उसका पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सर्विस लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल। तो हमेशा जो सर्वोत्तम पदार्थ है उसका चयन करो, जो सर्वोत्तम पदार्थ है। ठीक है, तो अंतिम चरण में, द्वितीय चरण में निश्चित किए गए पदार्थों में से सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ का चयन किया जाता है। यह चयन करते समय प्रयोगों, उपभोक्ता की प्रतिक्रिया, तकनीक, अनुभव तथा सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा बेस्ट मटेरियल को चूज करना चाहिए, कभी भी ऐसे मटेरियल को चूज ना करें जो कि अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स की। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं इस चैप्टर के, एर्गोनॉमिक्स। अब एर्गोनॉमिक्स क्या है, देखो इसमें दो वर्ड हैं बच्चों। जो ये एर्गोनॉमिक वर्ड है ना, एर्गोनॉमिक्स, इसको बेसिकली दो हिस्सों में काटा है, दो हिस्सों में काटा है। एर्गोन को अलग कर दिया और नॉमिक को अलग कर दिया, एर्गो को अलग कर दिया और नॉमिक को अलग कर दिया। ठीक है, एर्गोन नोमोस। अब बेसिकली दो वर्ड को मिला के बनाया गया एर्गोनोमोस को। किसको मिला के, एर्गो नोमोस को मिला करके। ठीक है, एर्गोनोमोस, नोमोस से याद आ गए मोमोस नोमोस मोमोस। अब देखो, एर्गो का मतलब होता है काम, एर्गो का मतलब क्या है बच्चों, वर्क, कार्य। और नोमोस का मतलब है नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक नियम। ठीक है, तो दो चीज हैं, कार्य और प्राकृतिक नियम, यानी कि कोई भी काम और उसको करने के प्राकृतिक नियम, उसकी कुछ लिमिटेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन यहां से क्या हो गई, द नेचुरल लॉ ऑफ वर्क। तो कार्य करने के प्राकृतिक नियम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो काम करने के प्राकृतिक नियम को एर्गोनॉमिक्स बोला जाता है। यहां आपकी एक चीज क्लियर हो गई, एर्गोनॉमिक्स क्या है। अब ये है क्या चीज, ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन किसके बीच में, मैन के और मशीन के बीच में, मैन के और मशीन के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है क्या, एर्गोनॉमिक्स। एंड द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल, physiological, psychological principles to solve the problem arising from this relationship।
तो एर्गोनॉमिक्स को मनुष्य तथा मशीन के मध्य संबंध तथा शारीरिक रचना, जीवन पद्धति तथा मानववैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव मशीन संबंध से होने वाली समस्याओं का समाधान करने से परिभाषित किया जाता है। बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि जब भी आप किसी मशीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप उसका पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि आप किसी गाड़ी को अगर चला रहे हैं तो जब तक आप उस गाड़ी के अंदर हैं, आप उसका पार्ट हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अगर गाड़ी में कील भी गिरेगी तो आपको आवाज आएगी कि मेरी गाड़ी में कोई कील है जो बज रही है, या मेरी गाड़ी का कोई नट बोल्ट ढीला है, आपको आवाज आती है। कहां से? एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि आप उस मशीन का पार्ट बन चुके हैं, इसलिए आपको वो आवाज आ रही है, आपको फील हो रहा है। आपको पंचर होता है, आपको पता लग जाता है अच्छा पीछे वाले टायर में पंचर हो गया। मशीन थोड़ी ना आपको बता रही है। चलो अब तो सेंसर्स आ गए, सेंसर कितने टाइम से आ गए, लेकिन अब पहले से ही पता लग जाता था। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो ऑब्जेक्टिव और इसका एम क्या है। ठीक है, मकसद क्या है एर्गोनॉमिक्स का? तो द मेन ऑब्जेक्टिव है एर्गोनॉमिक्स का इज टू मेक द मशीन कंफर्म टू इट्स यूजर एंड नॉट द यूजर टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द मशीन। तो मशीन को जो है वो इंसान के हिसाब से ढाले, इंसान को मशीन के हिसाब से ना डाल दे। ये नियम है और ये ऑब्जेक्टिव है, ये एम है किसका? एर्गोनॉमिक्स का। मतलब कि हम मशीन ना बन जाएं, मशीन हमारे हिसाब से चले, हम मशीन के हिसाब से ना चले। जैसे मोबाइल्स अब हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम मोबाइल्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, मोबाइल्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं कर सकते। अब बहुत ऐसे लोग हैं ना, उनको मोबाइल हर टाइम हाथ में चाहिए, सोते हुए पास में चाहिए, कभी दूर नहीं करते। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो उन्होंने क्या कर लिया, मोबाइल को अपना एक क्या बॉडी का पार्ट बना लिया है। वो बॉडी पार्ट है उनका एक मोबाइल। ठीक है, जैसे हाथ अगर इंसान का ना हो तो बेचैन हो जाएगा, यार मेरा तो एक हाथ ही नहीं है, बेचैन हो जाएगा। तो ऐसे ही मोबाइल, अब कुछ इंसान ऐसे हैं जिनका अगर मोबाइल ना हो वो बेचैन हो जाते। ठीक है, अब यही चीज क्या करती है एर्गोनॉमिक्स, इसी को दूर करना चाहता है एर्गोनॉमिक्स चाहता है कि आप मशीन ना बने, मशीन को उस मशीन के हिसाब से खुद को मत डालिए, खुद मशीन को अपने हिसाब से डालिए। ठीक है, मशीन को आप कंट्रोल करें, मशीन आपको कंट्रोल ना कर रही हो, जैसे कि मोबाइल अब हमें कंट्रोल कर रहा है। तो एर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य मशीन को उसके उपयोगकर्ता के अनुरूप बनाना है, ना कि उपयोगकर्ता स्वयं को मशीन के अनुरूप ढाल ले। ठीक है, अब देखो इसका स्कोप क्या है। इसके 4 स्कोप हैं। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन, तो मानव तथा मशीन के मध्य संबंध। दूसरा, वर्किंग कंडीशन, कार्यकारी परिस्थितियां। तीसरा, ह्यूमन पोस्चर, मशीन का प्रयोग करते समय मुद्रा। चौथा, एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो हाथ पैर से कार्य करने में ऊर्जा व्यय। तो ये 4 इसके एकदम बेसिक स्कोप है एर्गोनॉमिक्स के। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनको। अब देखो, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल। अब मैंने क्या किया, किसी भी डिवाइस को डिजाइन किया किसी भी अन्य मशीन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे रिमोट नजर आ रहा है इसमें, ये रिमोट। तो इस डिवाइस से मैं किसी दूसरी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। रिमोट बनाया इसलिए जाता है ना। अब द कम्युनिकेशन सिस्टम शैल कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल डिवाइस ऑफ द डिवाइसेस which may have an alarmed dial or display signal indicating the response of the machine to the instructions। तो अब जो रिमोट्स आ रहे हैं वो क्या है, उनमें डिस्प्ले भी लगी हुई है साथ साथ। जैसे एसी के रिमोट्स में क्या होती है, डिस्प्ले लगी होती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आप टेम्परेचर देख सकते हैं, उसमें आप टाइमर लगा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, है ना। उसकी जो विंडो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चल रहा है, सब कुछ डिस्प्ले पे दिख रहा है कि हमारा जो एसी है उसमें कौन सी चीज ऑन है और कौन सी चीज ऑफ है। सिंपल। तो संचारी प्रणाली डिवाइसेस में के कंट्रोल उपकरण से युक्त होगी
जिसमें एक आशंकित डायल अथवा एक डिस्प्ले सिग्नल हो सकता है जो निर्देशों के अनुरूप मशीन के रेस्पॉन्स को प्रदर्शित करेगा। तो आपकी मशीन कैसा रेस्पॉन्स कर रही है ये आप कहां देख पा रहे हैं, एक रिमोट में देख पा रहे हैं। ठीक है। The choice of the type and size of control equipment depends on several factors. The main factor are accuracy, operating forces, required speed of the forces, direction of movement, required range. तो जब भी हम किसी रिमोट वगैरह को, किसी भी कंट्रोल डिवाइस को डिजाइन करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि हम उसको हाथ में पकड़ पाए। बेसिकली अगर ये रिमोट इतना बड़ा होता तो क्या मैं इसको लाता, भाई इसे ले आता, मैं एलईडी क्यों लाता, इस रिमोट को ले आता मैं, है ना, इसी को रख लेता। तो हमने कोई भी चीज है उसका यूज, कि उसको एक इंसान यूज करने वाला है तो उसको एक हाथ से उठा करके वो यूज करेगा, उसी में वो कंफर्ट रहेगा। तो रिमोट का साइज क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो एक हाथ में आ जाए। ठीक है। तो कंट्रोल उपकरण के प्रकार तथा साइज का चुनाव उन अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से प्रमुख है, कौन कौन से प्रमुख है, हैंड व्हील, कौन कौन से हैं, देखो टाइप्स ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट, एक हैंड व्हील, स्मॉल क्रैंक्स, जॉयस्टिक, सबने देखी हुई है जॉयस्टिक, गेम खेलते थे पहले जॉयस्टिक से, अब तो रिमोट कंट्रोल्स आ गए हैं। पुश बटन्स, ऐसे पुश बटन्स देखे हैं सबने, मशीन्स वगैरह में लगे होते हैं पुश बटन्स। ठीक है ना बेटा, तो यही सब चीजें हैं। अब एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ कंट्रोल, तो देखो क्या चीजें हैं। द शेप ऑफ द कंट्रोल दैट comes into contact with the hand must conform to the design of the human hand। तो देखो अब ये समझ लो, पूरा तुम्हें ये रिमोट पढ़ाने वाला हो, पूरा रिमोट पढ़ने वाले हो और यहां पे आपका एर्गोनॉमिक्स खत्म होगा। ठीक है। इस रिमोट को जब तुम डिजाइन कर रहे हो, सपोज तुमने ही इसको बनाना है, ये अभी है ही नहीं, वर्चुअल दिखा रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही हैं। मैंने तुमसे कहा कि एक रिमोट बना दो मेरे लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं ऐसा रिमोट बनाऊंगा, उसका साइज क्या होगा। मैंने पूछा तो आपके दिमाग में आएगा सर साइज इतना ही होना चाहिए कि आप उसको एक हाथ से पकड़ के कंट्रोल कर सकें, तो साइज आपका डिफाइन हो गया। ठीक है। वही चीज ये बोल रहा है कि कंट्रोल की आकृति जो हाथ में संपर्क में आते ही मानव हाथ की रचना के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कंट्रोल शुड बी इजीली आइडेंटिफिएबल, तो जो हमारा कंट्रोल है वो आसानी से दिख रहा हो। देखो जिस इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर दिख रहे हैं सबको, नंबर दिखे हुए ताकि हम आसानी से ढूंढ सके, हमें ढूंढने ना पड़े कि 1 यहां लगा है तो 6 यहां लगा है, हम ढूंढ रहे हैं 1 6 4 कहां है 4, नहीं, हमने क्या किया, सारे नंबर्स एक जगह दे दिए ताकि जब इंसान चैनल चेंज करे तो उसको आसानी से चैनल्स वो इन नंबर से डाल सके। ठीक है। वॉल्यूम का बटन दे दिया, चैनल चेंज करने का बटन सामने दे दिया ताकि आसानी से हम उन सब चीजों को ढूंढ सके। द कंट्रोल शुड बी पेंटेड रेड अगेंस्ट द ग्रे बैकग्राउंड ऑफ द मशीन टू द टूल टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो देखो आप देख रहे हो कि जो बटन्स हैं उनको ग्रे है बैकग्राउंड, लेकिन बटन्स को क्या है, बटन्स को ग्रे बैकग्राउंड में क्या है, डार्क किया गया है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, क्यों, ताकि हम आसानी से क्या करें, आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। रेड बटन दे दिया यानी कि पावर का बटन है, ऑन ऑफ करने का बटन है, दबाऊंगा नहीं इसको नहीं तो बंद हो जाएगी ये। ठीक है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कंट्रोल को मशीन टूल की ये ग्रे बैकग्राउंड के साथ लाल रंग के पेंट किया जाना चाहिए, जो किया है देखो। तो इन्होंने अगर किया है दैट मींस इन्होंने भी एर्गोनॉमिक्स कभी ना कभी पढ़ी होगी। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, डिस्प्ले कंट्रोल्स। देखो डिस्प्ले कंट्रोल्स, तो दो तरह की डिस्प्ले होती है बच्चों, दो प्रकार के डिस्प्ले हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। यहां समझो, एक डिस्प्ले है जो कौन सी है बच्चों, क्वांटिटेटिव है, दूसरी है जो क्या है, क्वालिटेटिव। दो तरह की डिस्प्ले है, दोनों ही डिस्प्ले है। तो क्वांटिटेटिव डिस्प्ले कौन सी है, जो क्या बता रही है, वो सिग्नल बता रही है। जैसे कि आपकी ट्रैफिक लाइट सबने देखी है, सबने देखी होगी, तो वो 3 कलर बताती है, लाल, पीला और हरा।
तो लाल का मतलब क्या है, रुक जाओ। तो जैसे लाल होती है हमें पता है कि अब हमें रुक जाना है, ट्रेन भी इसी हिसाब से चलती है। तो अब आपको पता चल रहा है कि अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन को सिग्नल मिल रहे हैं तो कौन सी डिस्प्ले से मिल रहे हैं, क्वालिटेटिव डिस्प्ले से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डिस्प्ले जो है बच्चों, वो कौन सी डिस्प्ले है जिसमें नंबर शो नहीं करते, सिर्फ क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, पोजीशन शो करती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्या कर रही, शो कर रही है, कलर्स, पोजीशंस। कौन सी डिस्प्ले है, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में एक वर्ड छुपा हुआ है, क्वांटिटी। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू या नंबर बताएगी। बीपी मशीन है ना, और वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉच, डिजिटल वॉचेस आ रही हैं, सब क्या है, क्वांटिटेटिव डिस्प्ले हैं, सब क्वांटिटेटिव डिस्प्ले हैं। ठीक है, तो वह डिस्प्ले या सिग्नल जो केवल एक स्थिति को प्रदर्शित करता है, उसके मान को नहीं, उसे गुणात्मक डिस्प्ले कहते हैं। कौन सी डिस्प्ले कहते हैं, गुणात्मक डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो डिस्प्ले मेजर और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देती है, नंबर बताती है, वो कौन सी है, क्वांटिटेटिव डिस्प्ले। जैसे देखो वोल्ट मीटर, एमीटर, मोटरसाइकिल में नंबर सारे ना लिखे हुए डिजिटल, स्पीडोमीटर, क्लॉक, तो ये सब कौन सी डिस्प्ले हो गई, क्वांटिटेटिव डिस्प्ले हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जहां पे लाइटिंग अच्छी हो, शोर नॉइस कम हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, ह्यूमिडिटी नमी नॉर्मल हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, हवादार हो, और वाइब्रेशन कम हो, कंपन कम हो। तो ये कुछ कंडीशंस है जो वर्किंग कंडीशंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्थेटिक्स की। किसकी बात करते हैं, एस्थेटिक्स की, सौंदर्य संबंधी। ठीक है, मेकअप की बात चल रही है। ठीक है, किसके मेकअप की, पार्ट के मेकअप की। तो जो सौंदर्य संबंधी बात हो रही है वो क्या है कि डिजाइन में सौंदर्य संबंधी विचार किस प्रकार के होते हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें डिजाइन, कलर, मटेरियल, सारी चीजें मैटर करती हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द सेम प्राइस, एफिशिएंसी एंड सर्विस लाइफ, द कस्टमर इज अट्रैक्टेड ओनली टुवर्ड्स द बेस्ट लुकिंग प्रोडक्ट। कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैंने आपको यहां पर आपको एक टेबल पर बिठाया और मैंने उस टेबल पर आपको 5 पेन रख के दिए, 5 पेन। तो उन सब में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है, सब पेन। और उनसे क्या करोगे, लिखोगे, लिखोगे, और सब पेन है। तो मैंने कितने पेन दिए, 5। मैंने आपसे कहा कोई एक पेन उठाओ, कोई एक पेन उठाओ। तो आप कौन सा पेन उठाओगे, आप वो पेन उठाओगे जो दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर होगा, जो दिखने में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। भले ही ये सारे पेन क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, सेम प्राइस के होंगे, सेम डेज ये चलेंगे, सेम कलर के होंगे, लिखने में ब्लैक या ब्लू कोई सा भी ले लो, लेकिन आपने चूज कौन सा किया, जो दिखने में सबसे ज्यादा अच्छा था। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, यार मैं हर टाइम थोड़ी ना लिखूंगा, कभी कभी मुझे अपनी शर्ट में भी लगाना है। ठीक है, तो आप क्या, किस पे गए, आप उसके दिखने वाली क्वालिटी पे गए। उसी को क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए हमें किसी कस्टमर के लिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वे पैरामीटर जिन पर ग्राहक एक उत्पाद का चयन करते समय विचार करता है। पहली चीज फंक्शनल परफॉर्मेंस, कि वो कार्य कैसा कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है वो। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, सहनशीलता उसमें है या नहीं, छूते ही तो नहीं टूट जाएगा। अपीयरेंस, दिखावट। इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंफर्टेबल, आरामदेह। बच्चों के खिलौने देखे सबने, हम सब खेलते थे, आप भी खेलते होंगे। तो जब भी हम कोई खिलौना देखते थे तो हम दुकान में देख करके ना खिलौना पागल हो जाते थे, यही लेनी है, येलो कलर की कार ही लेनी है। भले ही क्यों,
क्योंकि उस टाइम हमें इन सब चीजों का पता ही नहीं, सहनशीलता क्या होती है ना, कंफर्टेबल क्या है पता ही नहीं, उसकी इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट पता ही नहीं। वह हमें क्या दिख रहा है, हमें एक चीज दिख रही है कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, दिखने में अच्छी लग रही है, भले ही वो घर ला करके क्या होती थी, मेड इन चाइना, खत्म, खराब हो गई लाते ही। तो अब क्या है, जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप कोई भी चीज को जब खरीदते हैं तो इतनी सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं, तब जाकर के आप किसी चीज को परचेज करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हैं वो, सौंदर्य डिजाइन के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, शेप एंड साइज, भद्दा सा शेप ना हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा ना हो, कलर, वैरायटी, स्टाइल, कॉन्टिन्यूटी, कंट्रास्ट, सिमेट्री एंड बैलेंस, मटेरियल एंड सरफेस फिनिश। ठीक है, जैसे ये मार्कर बनाया, ये एकदम स्मूथ है, खुदड़ा नहीं है, ठीक है, रफ नहीं है, टॉलरेंस, नॉइस और इंप्रेशन एंड पर्पस। तो ये सारी चीजें अगर आपका प्रोडक्ट कर रहा है फुलफिल, तो आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और वो बिकेगा, 101% वो बिकेगा बच्चों। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। अब अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, लेक्चर को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। अगर मेरा ये छोटा सा जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।